नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग में 27 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स के दौरे पर रवाना हुए। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकवादी ढेर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण आज से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने से इंकार किया। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य नियत तिथि से पहले केरल पहुंचेगा। एनडीएमए ने की मानसून से पहले की स्थिति की समीक्षा। थॉमस कप बैडमिंटन में भारत ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 54 रन से हराया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुंडका इलाके में कल भीषण आग दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 दमकल की गाड़ियां तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और अंततः आग पर काबू पा लिया गया। इस इलाके में बचाव और राहत कार्य जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। मीडिया से बात करते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी समीर शर्मा ने कहा कि 50 से अधिक लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे। फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें और अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं। प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आगे शीशा तोड़ा और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम लोगों को बचाने को प्राथमिकता दे रहे हैं और घायलों के तुरंत इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री शाह ने इस घटना को बहुत दुखद बताया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि व्यावसायिक भवन के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्री राय ने कहा कि आग लगने की इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और ये लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आग मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में लगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के मुंडका में अग्नि दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोकग्रस्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट में राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें आग की इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो शोक संतप्त परिवारों के साथ चिंतित हैं। श्री मोदी ने इस त्रासदी में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने अग्नि दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अनुग्रह राशि का भुगतान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें इस दुर्घटना से दुख और पीड़ा हुई है। श्री केजरीवाल ने कहा कि वो अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति आजादी के अमृतकाल का महत्वपूर्ण हॉलमार्क बन गई है। उन्होंने कहा कि देश आज सक्रिय स्टार्टअप नीति अपना रहा है और स्टार्टअप समुचित नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। देश में जितनी प्रोएक्टिव स्टार्टअप नीति है उतना ही परिश्रमी स्टार्टअप नेतृत्व भी है। इसलिए देश एक नई युवा ऊर्जा के साथ विकास को गति दे रहा है। एमपी की स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को वित्तीय सहायता दी गई है।
मैं इन प्रयासों के लिए और इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री मोदी ने कहा कि देश में स्टार्टअप आम भारतीय युवाओं के सपने पूरे करने का शक्तिशाली माध्यम बन रहे हैं। आज हमारे देश में करीब 70,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आज औसतन 8 या 10 दिन के भीतर भीतर भारत में एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है, यूनिकॉर्न में बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्टार्टअप की सफलता का कारण देश में नए वातावरण का निर्माण है। इसके लिए ढांचा तैयार करने, सरकारी प्रक्रिया को आसान बनाने और लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के उपाय किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल के साथ राज्य में अन्य शहरों को भी स्टार्टअप केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसमें स्टार्टअप और इंक्यूबेटर को निवेश, कार्यक्रम योजना, लीज, रेंटल, विस्तार और पेटेंट में सहायता देने जैसे अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई नीति में महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अतिरिक्त 20% सहायता देने और स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों के बीच नवाचार और स्टार्टअप के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। स्टार्टअप को कई प्रकार की छूट के साथ साथ चयनित स्टार्टअप और इनोवेटर को 1 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन सहायता भी दी जाएगी। स्टार्टअप नीति को प्रभावी बनाने के लिए मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड और मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड का मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में विलय कर दिया गया है, ताकि भविष्य में स्टार्टअप को वित्तीय पोषण सहायता के लिए एक विशिष्ट उद्यम पूंजी कोष बनाया जा सके। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को नेपाल के लुम्बिनी के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। वे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ये यात्रा भारत की पड़ोसी देशों की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे। वो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को जारी रखने के मद्देनजर हो रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमाइका तथा सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की यात्रा पर आज रवाना हो गए हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन 2 कैरेबियाई देशों की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति 18 मई तक जमाइका में रहेंगे। श्री कोविंद जमाइका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। श्री कोविंद जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद जमाइका के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। जमाइका और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और जमाइका के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। श्री कोविंद 18 से 21 मई तक सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की भी यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की गवर्नर जनरल सूजन डोगन के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स के प्रधानमंत्री डॉक्टर रॉल्फ गोंजाल्विस सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की विधानसभा को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमाइका और सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडीन्स की यह यात्रा इस मायने में खास है कि यह दोनों देश कैरिबियन क्षेत्र में काफी अहम स्थान रखते हैं। इन देशों में राज्य प्रमुख स्तर की यह पहली यात्रा भारत और कैरिबियन क्षेत्र के बढ़ते परस्पर संबंधों की प्रतीक है। साथ ही यह यात्रा विकासशील छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के साथ काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति के विशेष विमान से आकाशवाणी समाचार के लिए अरुण कुमार सिंह।
भारत ने संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में आज एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। उनका कल देहांत हो गया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्र ध्वज झुका रहेगा। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत शेख खलीफा बिन जायद के साथ द्विपक्षीय संबंधों और संयुक्त अरब अमारात में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रपति कोविंद ने शेख खलीफा बिन जायद के परिवार, अमारात सरकार और अमारात की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट में कहा कि शेख खलीफा बिन जायद की मौत से वो काफी आहत हैं। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि शेख खलीफा बिन जायद एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त अरब अमारात में विकास कार्यों में गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग में 27 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमाइका और सेंट विंसेंट तथा ग्रेनेडिन्स की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण आज से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने से इनकार किया। दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य नियत तिथि से पहले केरल पहुंचेगा। एनडीएमए ने की मानसून से पहले की स्थिति की समीक्षा। थॉमस कप बैडमिंटन में भारत ने फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराया और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को हरा दिया है 54 रन से। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण आज से फिर शुरू हो रहा है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कल उच्चतम न्यायालय में सर्वेक्षण पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी की अदालत के निर्णय पर फौरन रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को सूचना देने के बाद वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। 5 हिंदू महिलाओं की संयुक्त अर्जी पर वाराणसी की अदालत ने पिछले महीने परिसर का निरीक्षण करने के आदेश दिए थे। ये काम अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा के माध्यम से करने को कहा गया था। सिविल अदालत के आदेश की पुष्टि 26 अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की थी। जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा के बरार अरागम इलाके में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों आतंकवादी बृहस्पतिवार को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि 11 मई को शालिंदर जंगली इलाके में आतंकवाद निरोधक अभियान से भागे लश्कर-ए-तैयबा के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को कल मार गिराया गया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने जो अमन और शांति को तबाह करने का रास्ता अख्तियार किया है, लोग इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बखलाहट की वजह से ये अपना खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। यहाँ
राहुल भट्ट और हमारे एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या जो है वो की गई। उसके बाद सब जगह पे पुलिस और फोर्सेस की एक्टिवेशन के चलते जो है वो एक एनकाउंटर हुआ। इसमें 2 खूंखार आतंकी, 2 पाकिस्तानी इसमें मारे गए और एक और आतंकी जो इनके साथ इस कार्रवाई में शामिल था उसकी तलाश जारी है और जल्द ही हम लोग कामयाब होंगे बकाया मिशन में भी। इस तरह की कोई भी कार्रवाई की इजाजत ना तो समाज देता है जहां पर और ना हम लोग देते हैं। कल से जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं कि इस तरह बेगुनाह लोगों की हत्या करने वालों को, कातिलों को जो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार तलाश रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। अभ्यास की 7वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी के लिए विषय है भारतीय इतिहास। दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रा सिन्हा प्रश्नों के उत्तर देंगी। अभ्यास की आज की कड़ी का प्रसारण रात 9:30 बजे 100.1 मीटर FM गोल्ड चैनल पर होगा। इसे ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स या AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुना जा सकता है। अभ्यास का अगला संस्करण 21 मई को होगा और इसके लिए मानव शास्त्र विषय का चयन किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के इस महीने की 27 तारीख को केरल पहुंचने की संभावना है। इस वर्ष केरल में मानसून का आगमन सामान्य तिथि से पहले हो रहा है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को पहुंचता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि इस बार ये करीब 1 हफ्ते पहले आ रहा है। प्रेडिक्शन जो मानसून का जो अराइवल है, जो पहला केरल का को आता है वो 27 में है। 4 दिन का जो है पहले आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। उसका जो एरर है प्रेडिक्शन का, तो लगभग ये जो है पहले आ रहा है। तो ये एक अच्छा खबर है कि चर्च जो है वो फेवरेबल है अभी तक और वो टाइम से पहले आए। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारतीय मानसून क्षेत्र में प्रारंभिक वर्षा दक्षिण अंडमान सागर में हो रही है। इसके बाद मानसून बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 22 मई के आसपास अंडमान सागर में पहुंचता है। भूमध्य सागर की ओर से आने वाली अनुकूल हवाओं के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम मानसून की गति तेज हो गई है। अनुमान है कि दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्सों में मानसून इस महीने की 15 तारीख तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए मानसून पूर्व स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक की। इस बैठक में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा की गई। बैडमिंटन में भारतीय टीम ने टॉमस कप के फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। उसने डेनमार्क को सेमीफाइनल में 3-2 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत के HS प्रणॉय ने डेनमार्क के रॉसमस गेमके को निर्णायक मैच में 3-21, 21-9, 21-12 से हराकर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में रविवार को भारत और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। उधर मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 54 रन से पराजित कर दिया। आज शाम 7:30 बजे पुणे के MCA स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला होगा सनराइजर्स हैदराबाद से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 14 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। मेरठ में 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाया और दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपनी सेवा स्वीकार करने को कहा।
बहादुर शाह जफर ने सिपाहियों की अपील स्वीकार कर ली और हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में सिपाहियों का नेतृत्व संभाल लिया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पायदार में। अपने बेटों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहादुर शाह जफर चांदनी चौक गए और देशभक्त सिपाहियों को संबोधित किया। क्योंकि सिपाहियों के समर्थकों संप्रभु शासक के रूप में उनका सम्मान करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम पर ब्रिटिश कंपनी शासन के विरुद्ध भड़की वो आग देश के अनेक भागों में तेजी से फैलने लगी। बहादुर शाह जफर ने 14 मई 1857 को दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। उन्होंने सभी हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों, राव और राजाओं से दरबार में आने की अपील की। उन्होंने सभी से सहयोग की इच्छा भी व्यक्त की और इस प्रकार जागीरदारों और अमीरों के पास परिपत्र भेजकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने को कहा। अगले 4 महीनों तक दिल्ली प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनी रही, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुण चंद्र गुहा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 14 मई 1892 को बंगाल के बारीसाल में हुआ था। गुहा सरस्वती लाइब्रेरी के नाम से प्रकाशन हाउस चलाते थे। इसके माध्यम से वे राष्ट्रीय भावना से भरपूर आलेख प्रकाशित करते थे। गुहा ने स्वाधीनता नाम का साप्ताहिक भी प्रकाशित किया, जिसे 1930 में प्रतिबंधित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता साप्ताहिक के 4 संपादकों को राजद्रोही ठहरा दिया। अरुण चंद्र गुहा 1906 में जुगांतर पार्टी में शामिल हो गए। जुगांतर पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और नजरबंद रखा गया। उन्हें 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान भी गिरफ्तार किया गया। रिहा होने के बाद गुहा पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। उसके बाद अरुण चंद्र गुहा 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए और 26 साल तक उसके सदस्य रहे। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। अरुण चंद्र गुहा पश्चिम बंगाल से भारत की संविधान सभा के लिए भी निर्वाचित हुए। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में सांसद के रूप में भी सेवा की। गुहा प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रमुख पुस्तकों में अरबिंदो एंड जुगांतर, सृष्टि और सभ्यता और देश परिचय शामिल है। महान राष्ट्रवादी अरुण चंद्र गुहा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज सुधांशु बिमल चंद्र को भी याद कर रहे हैं, जो के चटगांव के निवासी थे। सुधांशु अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें 31 मई 1935 को गिरफ्तार किया गया और चटगांव जेल भेज दिया गया। उन्हें 1935 में जैसोर के केशवपुर में नजरबंद किया गया, जहां 14 मई 1936 को उनका निधन हो गया। महान स्वाधीनता सेनानी सुधांशु बिमल चंद्र को शत शत नमन। आज राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सूमरो की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म सिंध प्रांत में 1903 में हुआ था। अल्लाह बख्श जमींदार और सरकारी ठेकेदार थे। सिंध प्रांत बनने के बाद उन्होंने इत्तेहाद पार्टी बनाई। 1937 में विधानसभा चुनाव में इत्तेहाद पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और अल्लाह बख्श मुख्यमंत्री बने। अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार ने 1938 से 1942 तक काम किया।
सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते अल्लाह बख्श ने मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1940 में जब दिल्ली में अखिल भारतीय आजाद कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो अल्लाह बख्श को सत्र की अध्यक्षता सौंपी गई। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची में एक बड़ा बंगला किराए पर लिया। वो सत्याग्रहियों की मदद के लिए कराची जेल भी गए। सितंबर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो उन्होंने डिफेंस काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया और विरोध में अंग्रेजों की दी गई पदवी भी लौटा दी। दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग के कट्टरपंथियों ने 14 मई 1943 को बहादुर राष्ट्रवादी अल्लाह बख्श सुमरो की उस समय हत्या कर दी जब वे तांगे में बैठकर अपने शहर से शिकारपुर जा रहे थे। मातृभूमि के इस महान सपूत अल्लाह बख्श सुमरो को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कर्स पोर्टल foschus.gov.in/ विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। और मुनीश, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन जी, आज के अखबार देखें तो सभी अखबारों की सुर्खियों में शामिल है दिल्ली में हुआ भीषण अग्निकांड। और इस बारे में हिंदुस्तान कहता है अपनी सुर्खी में NDRF की टीम ने मोर्चा बनाकर संभाला स्थिति को। दैनिक जागरण बता रहा है कि घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाया गया अस्पताल। उच्चतम न्यायालय का ये कहना कि नीट PG की परीक्षा नहीं टलेगी, ये राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। अखबार कहता है 2021 की काउंसलिंग के साथ टकराव का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित करने की अपील की गई थी। कांग्रेस की 3 दिवसीय चिंतन शिविर से संबंधित खबरें भी सभी अखबारों में दिखाई दे रही हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, एक परिवार एक टिकट लेकिन गांधी कुनबा दायरे से बाहर। नेवी के वार्षिक सूरत और उदयगिरी 17 मई को पहली बार पानी में उतरेंगे, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र ने इसे निर्माण का अहम पड़ाव बताते हुए कहा है कि इसके बाद निर्माण का बाकी काम समुद्र में ही होगा। भारत से मदद पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री बोले थैंक्स मोदी, ये अमर उजाला में है। अखबार की सुर्खी है रानिल का मोदी को शुक्रिया, कहा भारत के साथ मजबूत करेंगे रिश्ते। और एलन मस्क द्वारा ट्विटर के खरीद सौदे को अस्थायी तौर पर स्थगित करने की जानकारी राष्ट्रीय सहारा सहित लगभग सभी अखबारों में है। और राजस्थान पत्रिका ने बड़ी कामयाबी शीर्षक से लिखा है, नासा के वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर उगाए पौधे। पत्र के अनुसार लगातार 11 साल तक किए गए प्रयोग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुंडका इलाके में भीषण आग में 27 लोगों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और स्टार्टअप पोर्टल का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स के दौरे पर रवाना हुए। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण आज से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने से इंकार किया। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य नियत तिथि से पहले केरल पहुंचेगा। और थॉमस का बैडमिंटन में भारत ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।